प्रॉब्लम था। देखो ऐसे भी मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या था, मोमेंटम का फॉर्मूला था मोमेंटम P इक्वल टू एम वी, और यहाँ से हमने ये बताया था आपको कि मोमेंटम जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का होता है। अगर मास 2 गुना हुआ मोमेंटम भी 2 गुना हो जाएगा। कब? जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर हमारे पास मास कांस्टेंट हो उस केस में मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस सवाल को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो। सीधी सी बात है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कितनी % बढ़ रही है? पहले वाले सवाल में 10% बढ़ रही है, घट रही है। वेलोसिटी 10% घट रही है, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम भी 10% घटेगा। बात खत्म। रुको, और सेकेंड सवाल में है कि देखो 2 चीजें थी यहाँ पे। एक था रिड्यूस टू, डिक्रीज टू 10%, और एक पहला सवाल था डिक्रीज बाय 10% और था डिक्रीज टू 10%। दोनों में फर्क है, ये फर्क समझो। डिक्रीज बाय 10% का ये मतलब हुआ कि अगर कोई चीज स्टार्टिंग में 100 था तो 10% घटा, मतलब 90 हो गया। और अगर डिक्रीज टू का मतलब ये होता है कि अगर किसी के स्टार्टिंग में 100 था वो बाद में 10 हो गया, मतलब 90 घट गया। ये होता है डिक्रीज टू और डिक्रीज बाय का मतलब। समझ पाए? बस तो वही होगा। अब तुम इसे अगर न्यूमेरिकली बनाना चाहो तो चलो वो भी बता देते हैं तुम्हें। जैसे पहले वाले सवाल में डिक्रीज बाय 10%, वेलोसिटी पहले मान लो मास m था, वेलोसिटी v थी, तो मोमेंटम p था और रिलेशन था p इक्वल टू एम वी। बाद में मास उतना ही रहा, वेलोसिटी बदल गया। स्टार्टिंग में ऐसा था और बाद में क्या हुआ, मास तो सेम रहा, वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी घट गई 10%। तो नई वाली जो वेलोसिटी आई वो v माइनस v का 10% हुआ। ये ना होता है, सॉल्व करोगे तो ये 9v/10 आएगा। तो नया वाला मोमेंटम निकाल लो, नया वाला मोमेंटम, नई मास पुरानी वाली, नई वाली वेलोसिटी, बोलो। तो मास तो कितना रहा, मास तो उतना ही रहा, वेलोसिटी हो गई 9v/10, मिला जुला के हो गया आपका 9/10 mv, नया वाला मोमेंटम। अब परसेंट चेंज कैसे निकालते हैं, तो पहले चेंज कर लीजिए, पहले चेंज इन मोमेंटम। इसको, ये जो ट्रेंगुलर साइन है इसको डेल्टा कहते हैं, इसे हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, दोनों में डिफरेंस निकालना है। बड़ा माइनस छोटा कर दो, बड़ा कौन है, ये छोटा है ना, 9/10 तो छोटा हो गया ना। तो ओरिजिन मतलब दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस जब आप करोगे तो ये आएगा 1/10 mv। अब परसेंट चेंज निकालना है तुम्हें, तो ये होता है चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो चेंज कितने का आया, 1 mv/10, और ओरिजिनल था कितना, mv इंटू 100। समझ पाए बात को? देखो mv कट गया, 10 खत्म। बोले थे ना 10% का चेंज आएगा, 10% वेलोसिटी घटेगी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मोमेंटम और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर द सेम मास। तो सेकंड वाले का भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। यानी मोमेंटम, बाय क्या था, 2 था मोमेंटम, डिक्रीज बाय 90% बोलो या डिक्रीज टू 10%, दोनों का मतलब सेम होता है। डिक्रीज बाय 90% या डिक्रीज टू 10%, सेम बात हुआ। तो मोमेंटम डिक्रीज टू 10%। कैसे निकालने का तरीका आ गया आपको, तो इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस आपको ये रिलेशन याद रखना चाहिए। और ये मैटर जो हमने आपको बताया था कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी की होती है, तो बस सीधा कर देना था ना आपको कि वेलोसिटी 2 गुनी, मोमेंटम भी 2 गुना, वेलोसिटी हाफ, मोमेंटम भी हाफ, वेलोसिटी 10 टाइम्स, मोमेंटम भी 10 टाइम्स। अब मान लो वेलोसिटी को फिक्स करके हमने मास को चेंज किया, मास ट्वाइस, मोमेंटम ट्वाइस, मास हाफ, मोमेंटम हाफ, मास 10 टाइम्स, मोमेंटम भी 10 टाइम्स। निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए बात को? वेरी गुड। तो ये मोमेंटम की मिली जुली कहानी थी, इसे नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो चुका है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम पर पढ़ चुके हैं ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम के बारे में ही कुछ ना कुछ बताता है। लगाएंगे हेडिंग, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने आपको पहले भी बता रखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें बस दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, एक तो फोर्स और दूसरा इनर्शिया। फोर्स का डिफिनेशन मिलता है और इनर्शिया के बारे में क्लू मिलता है कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो और सेकेंड लॉ हमें क्या देता है? फर्स्ट लॉ हमें फोर्स का डिफिनेशन देता है और सेकेंड लॉ हमें फोर्स का फॉर्मूला बताता है। आई बात समझ में? सेकेंड लॉ से हमें फोर्स के फॉर्मूले के बारे में पता चलेगा। एक लाइन पहले लिख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है फिर से समझेंगे। लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देखो मोमेंटम हमारे पास दो तरह के होंगे, सुन लो। एक होगा लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अभी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें बस एंगुलर मोमेंटम, जब कोई चीजें एकदम गोल गोल घूमेगी ना, उसमें भी मास होगा, उसकी भी गोल गोल वाली वेलोसिटी होगी, उस केस में उसके पास मोमेंटम गोल गोल वाला होगा, जिसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो चल रहा होता है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है। इसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है, स्ट्रेट लाइन वाली वेलोसिटी होती है, इसीलिए इसके पास स्ट्रेट लाइन वाला मोमेंटम होता है, जिसे हम लोग लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा मोमेंटम लिख रखा है? लीनियर। समझ पाए बात को? वेरी गुड। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स exerted on the body पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। ये है इसका स्टेटमेंट। आओ स्टेटमेंट तुम्हें समझाएं, ये क्या कह रहा है। लिख रहे हैं, लिखिए। चलो देखो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब हुआ। पहले आप हमें ये बताइए कि जैसे मान लो हम फोर्स लगाने वाले आदमी हैं और मान लो तुम पे हम फोर्स लगा रहे हैं, किसी को हम धक्का दे रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, मान लो धक्का सच में दिए, तो हमने उस पर फोर्स लगाया तो दौड़ेगा मोशन किस में बदलेगी? मोशन में चेंज कौन करेगा? जिस पे हम धक्का दे रहे हैं। जैसे मान लो साइकिल पे आदमी कोई चल रहा है और साइकिल को हमने जोर से पुश कर दिया तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड किसकी बढ़ी? साइकिल की। मतलब वेलोसिटी में चेंज किसका आया? साइकिल का। और वेलोसिटी में चेंज आया मतलब मोमेंटम में किसका चेंज आया? साइकिल का। आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट का। तो जिस पे फोर्स लगता है मोमेंटम उसका बदलता है, जो फोर्स लगाता है उसका मोमेंटम नहीं बदलता है। आई बात समझ में? जैसे हम मान लो तुम पे फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये चीजें समझना है हमें कि देखो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो आराम आराम से u वेलोसिटी से चल रही थी, चुपचाप। नहीं सुनाई दे रहा है? कोई बात नहीं। आइए, एक ऑब्जेक्ट था जो कांस्टेंट वेलोसिटी u से चल रही थी, इस पे लग गया फोर्स, किसी और ने लगाया, ठीक है। अगर फोर्स इस पे लगेगा बाबू, ये इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब ये डिपेंड करता है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी। अगर मान लो मोशन के डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है, इसकी वेलोसिटी पक्का बढ़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये इधर जा रहा था तो फोर्स भी हमने इधर ही लगाया, तो बताओ क्या चांस है इसकी वेलोसिटी घटने की? नहीं। अगर हाँ ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और फोर्स भी हमने इसी डायरेक्शन में लगाया है तो वेलोसिटी पक्का बढ़ेगी, श्योर है। अभी दिखने से तुम्हें लग ही रहा होगा कि हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन में लगाया तो स्पीड अप हुआ होगा। बोलोगे तब सर ये स्लो डाउन कब होगा? जब मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगेगा। जैसे ये कोई जा रहा है और पीछे से खींच रहे, स्लो डाउन होगा। समझ पा रहे? सब डायरेक्शन का खेल है। नहीं, उतना ही फोर्स था, डायरेक्शन बदल दिए, कहानी बदल गई। स्पीड अप हो रहा था, अब स्प्लिट डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आई बात समझ में? तब कितना बढ़िया बात है, थोड़ा सा डायरेक्शन बदल दिए, पूरी कहानी बदल गई। बहुत सुंदर। तो फोर्स लगा और वेलोसिटी बदल गई। वेलोसिटी का बदलना मतलब मोमेंटम का बदलना, चेंज इन मोमेंटम हो गया। आई बात समझ में? वेरी गुड।
तो इसके पास इनिशियल मोमेंटम क्या था, हम डेरिवेशन कर रहे हैं F बराबर ma का, समझ गए। और ये डेरिवेशन आपके पेपर में भी आता है, मतलब एग्जाम में डेरिवेशन F बराबर ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर ma डिराइव करिए। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल मोमेंटम कितना है, मतलब कितना था इनिशियल मोमेंटम, मतलब इसको पी आई मान लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, कोई बात नहीं, एरो मत लगाइए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मास, इनिशियल वेलोसिटी, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी इसकी इनिशियल कौन सी है, u, तो इनिशियल मोमेंटम mu, कोई दिक्कत, वेरी गुड। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, फाइनल मोमेंटम मतलब pf कितना, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी mv, चलेगा। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, चेंज इन मोमेंटम नहीं, हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, टम चेंज इन मोमेंटम को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, समझिएगा कैसे, ट्रायंगल नहीं, इसको बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं, जो चेंज के लिए डिनोट किया जाता है, और किस में, पी में, मतलब मोमेंटम में, चलेगा। ये पूरे लाइन का ट्रांसलेशन हो गया फिजिक्स में, चेंज इन मोमेंटम। देखो दो वर्ड में कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल कितना था हमारे पास, डेल पी आ गया हमारा फाइनल, एम बी माइनस एम यू, बोलो कोई दिक्कत, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, एम बी माइनस एम यू, क्लियर, वेरी गुड। देखो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, चेंज इन मोमेंटम वाले लाइन तक पहुंच गए ना, आई बात समझ में। 3 पार्ट में इसको करेंगे, एक पार्ट क्लियर हो गया चेंज इन मोमेंटम वाला, कर लिए चेंज इन मोमेंटम। अब क्या कह रहा है, रेट, अच्छा, अब रेट का मतलब होता है क्या, दाम, 10 टका किलो, 40 रुपया किलो झींगा है, रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, किसी भी चीज का रेट का मतलब होता है बाय टाइम। जैसे तुम्हारा रेट क्या है, तुम्हारा मतलब तुम डिवाइड बाय टाइम नहीं, फिजिक्स में रेट का मतलब होगा डिवाइड बाय टाइम। जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करने के रेट को स्पीड कहते हैं, तो तथा डिस्टेंस बाय टाइम, उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है मोमेंटम का रेट क्या होगा, तो मोमेंटम बाय टाइम, मोमेंटम के चेंज होने का रेट क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाल ले, वेरी गुड। अब हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये होता है सर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये होता है, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं बाय टाइम, तो मतलब ये हो गया डेल पी बाय टी, इसको ऐसे कहते हैं डेल पी बाय टी, मतलब डेल पी कितना है, एम बी माइनस एम यू बाय टाइम, चलेगा। तो रेट भी हो गया। अब कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की। तो अब कह रहा है आपका नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, तो मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के प्लेस पे क्या रखिएगा, एम बी माइनस एम यू बाय टी, चलेगा, चलेगा, वेरी गुड। एक चीज और समझ लेते हैं थोड़ा सा, जब इतना आप लोग समझ ही गए हैं, आइए यहीं पे कर लेते हैं। अब जरा देखो इसमें से m कॉमन ले ले, क्या m कॉमन ले लेते हैं, तो फोर्स प्रोपोर्शनल m कॉमन v माइनस यू बाय टी। प्यारे बच्चों ये बताइए, क्या आपको v माइनस यू बाय टी से कभी मुलाकात हुई है, पिछले चैप्टर में हुई है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। याद करिए a बराबर होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसके बदले सब्स्टिट्यूट कर देगा, वैल्यू कर देते हैं f प्रोपोर्शनल टू m a, यहीं पे f बराबर हो जाएगा k m a, k क्या है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू SI सिस्टम में 1 होता है, देयरफॉर f बराबर m a, यहां पे लिख दीजिएगा कि k इक्वल टू कांस्टेंट जिसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा k इक्वल टू 1 इन SI सिस्टम। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका f इक्वल टू एम ए हो गया, क्लियर, ठीक है। पहले नोट करिए फिर बात करेंगे। आए बाबू, नहीं करना नहीं पड़ेगा, कर दिए हैं। देखो
इस k को आप रिप्लेस कर सकते हैं, वैल्यू कुछ भी हो, आपकी जिंदगी में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि k कांस्टेंट है। आई बात समझ में? अब यहां पे एक चीज और समझो, F बराबर ma आ गया। कैसे, एक बार फिर से समझा देते हैं। एक ऑब्जेक्ट था जो u कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, फोर्स मोशन के डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, वेलोसिटी बढ़ गई मतलब चेंज हो गई। तो बोले वेलोसिटी के बदलने से मोमेंटम भी बदल गया। कैसे? इनिशियल मोमेंटम mu था, फाइनल मोमेंटम mv हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल mv माइनस mu। ठीक है। अब ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की हमें आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, स्टेटमेंट में दे रखा है। तो आइए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालें। तो मोमेंट चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अब सेकेंड लॉ ये कह रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी बॉडी, इस बॉडी में के मोमेंटम में चेंज आया है ना। फोर्स एक्सर्टेड बाय दी बॉडी मत कर देना, बाय दी बॉडी मतलब ये किसी और पे फोर्स लगाएगा तो भाई उसका मोमेंटम चेंज होगा ना, इसका नहीं ना होगा। तब हमें इसके मोमेंटम में चेंज की बात करनी, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ऑन दी बॉडी, समझ पाए? हाँ। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, m कॉमन ले लिए, v माइनस u, a का फॉर्मूला होता है, पुट कर दिए, f प्रोपोर्शनल टू ma आ गया। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, बदले में कांस्टेंट k आया। इसका वैल्यू आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब ये रहता है, लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो ज्यादा पॉपुलर क्या है? f बराबर ma। k का वैल्यू SI सिस्टम में 1 होता है, इसलिए आप इसे SI में k बराबर f बराबर ma यूज कर सकते हैं। क्लियर? आइए इस पे थोड़ा डिस्कशन करें कि क्या f बराबर ma का मतलब हुआ। F बराबर ma क्या कहना चाहता है? तो F क्या है? यहाँ पे फोर्स है, m क्या है? मास ऑफ द बॉडी है, a क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। और एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ है? क्योंकि उस पर फोर्स लगा है। फोर्स लगने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है? नहीं, फोर्स लगने से वेलोसिटी में चेंज आती है, और वेलोसिटी में चेंज आने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि F जो है वो ma के बराबर होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास मास कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट मास के लिए हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू a। कैसे? आइए एग्जांपल से इसे समझ लें। जैसे हमारे पास मान लीजिए मास है 10 किलोग्राम, समझना, और हमने फोर्स लगाया मान लो, ठीक है, 100 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट 100 न्यूटन होता है, आगे अभी जस्ट बताएंगे। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा? F बराबर ma है तो a बराबर F बाय m नहीं होगा। a बराबर क्या होता है? F बाय F बाय m। F का वैल्यू है बाबू, हाँ 100 बाय 10, कट्टू कट्टू होगा तो कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। समझ पाए? अब फिर सेम मास के लिए हम लोग, ठीक है, फोर्स बदल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। फॉर दी सेम मास हमारे पास कितना है? 10 किलोग्राम। फोर्स हमने बदल के 50 न्यूटन कर दिया। फोर्स बदल के 50 न्यूटन कर दिया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? F बाय m मतलब 50 बाय 10। अब की बार कितना हो गया ये? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा देखो तो दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है तुम्हें? क्या फर्क है बताओ? फॉर दी सेम मास फोर्स आधा हुआ है, एक्सेलरेशन भी आधा हो गया। अच्छा, एक और देख लें फिर। अगर मान लो फॉर दी सेम मास 10 kg ही रहने देते हैं और फोर्स हम 200 न्यूटन कर देते हैं, तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा? F बाय m, हाँ 200 बाय 10 बरोबर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया? कांस्टेंट मास पे दोगुना फोर्स लगा दिया, एक्सेलरेशन दोगुना हो गया। तो जब ऐसा रिलेशन आता है कि आप फोर्स लगा रहे हैं हाफ, मतलब फोर्स हाफ हुआ और एक्सेलरेशन भी हाफ हो गया, फोर्स 2 गुना हुआ, एक्सेलरेशन भी 2 गुना हो गया, ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हुआ, देखो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन हुआ, मतलब ये हुआ कि ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन। मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फेंकनी है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर उसे रकम फेंकना है तो कम में फोर्स लगाओ। ये नहीं कह रहा ये ज्यादा एक्सेलरेशन देना है तो ज्यादा फोर्स लगाइए। अगर आपको कितना एक्सेलरेशन, 2 गुना एक्सेलरेशन बढ़ाना है तो 2 गुना फोर्स लगा दो। एक्सेलरेशन को हाफ करना है तो फोर्स हाफ कर लो। मतलब जब आप इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, अगर यही डाटा है तुम्हारा, देख लो
हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी का ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं हो गया, नहीं जगह था पूरा यूज़ कर लिया हम, तो इसमें ग्राफ भी बनाएंगे। देखो मास कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है, बदल क्या रहा है दुनिया, फोर्स बदल रहा है, तुम लोग कहते हो। देखो यहाँ पे हो गया हमारा फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करनी है। फोर्स कितना पहले था 50 न्यूटन, 100 न्यूटन और 200 न्यूटन। एक्सेलरेशन 50 पे कितना था 5 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और फोर्स हाँ एक्सेलरेशन 10 और 20। गुड। अब इसी को अगर आप प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन। इस ग्राफ पे फोर्स कर दो और इस पे एक्सेलरेशन कर दो। एक्सेलरेशन मान लो 5 हम कर देते हैं अब, ठीक है। जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो इस पॉइंट पे आपको इस फोर्स पे, ये फोर्स 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन पे एक्सेलरेशन आपको 20 मिल गया, 100 न्यूटन पे 10 मिल गया और आपको 50 न्यूटन पे 5 मिल गया। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये चीज ये शो करता है कि मास इसका कांस्टेंट है। नोट कर लीजिए पूरा A to Z फोर्स इन न्यूटन में, पूरा नोट करिए, फिर अगले पार्ट को बताएं आपको। पूरा नोट करिए फटाक सा जल्दी। उसी तरह से सेकेंड केस में भी आप ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब है कि चाहे वो हैवी बॉडी हो या लाइटर ऑब्जेक्ट हो, हैवियर ऑब्जेक्ट हो या लाइटर ऑब्जेक्ट हो, मतलब भारी चीज़ें हो या हल्की चीज़ें हो, हम चाहते हैं कि उसमें स्पीड उतना ही रहे, उसमें एक्सेलरेशन उतना ही प्रोड्यूस हो। तो क्या करना पड़ेगा, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट मास है तो आपको डिफरेंट फोर्स लगाने पड़ेंगे। जिसका ज़्यादा मास होगा उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं, जैसे हम चाहते हैं कि एक गेंद को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकें, उसका मास 5 kg है और एक का मान लो 10 kg है, तो 10 kg ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मास उसका ज़्यादा है। तो वही देखो, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स हो गया ना, कि मास ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा। इफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, मतलब जितने ज्यादा मास होंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा। आइए इसे चेक करें, एग्जांपल से समझें न्यूमेरिकली। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसमें मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। ज़्यादा हो गया क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो, और मास मान लीजिए हमने ले लिया है, ठीक है, F बराबर में होता है ना, हाँ 10 kg, मान लो 10 किलोग्राम ले लिया, तो फोर्स क्या होगा, F बराबर m होता है, तो फोर्स हो कितना जाएगा, कितना लगेगा फोर्स, 10 × 5, हमें 15 न्यूटन लगाने पड़ेंगे फोर्स। चलिए, अब हम एक्सेलरेशन चाहते हैं उतना ही प्रोड्यूस हो, लेकिन हमने क्या किया, मास को ट्वाइस कर दिया। तो नियम कहता है कि फोर्स भी ट्वाइस हो जाना चाहिए, यानी आपका आंसर 100 आना चाहिए। आइए चेक करें, आता है क्या? F बराबर ma, m कितना 20 और ये कितना 5, क्या 100 आया? मतलब हम सही हैं, लॉ सही है, सही बात है। अगला, एक्सेलरेशन हम उतना ही चाहते हैं परंतु मास हमने हाफ कर दिया, तो एक्सेलरेशन फोर्स भी हाफ हो जाना चाहिए, आंसर 25 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, F बराबर ma कितना हुआ, हाँ 5 × 5 मतलब 25 न्यूटन, सही है। नहीं, बस आइए इसे प्लॉट कर ले हम, ठीक है, डाटा दे रखा है, इसे आराम से प्लॉट कर लेते हैं। तो भाई डाटा क्या है, इसी डाटा को आप प्लॉट कर लो। इसमें एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो फोर्स वर्सेस मास ग्राफ बनेगा, है ना, फोर्स वर्सेस मास ग्राफ बनेगा, या मास वर्सेस फोर्स, एक ही बात है, मास वर्सेस फोर्स,
मास किलोग्राम में ले लेते हैं और फोर्स न्यूटन में। मास कितना है 10, 20 और 5, तो 5, 10 और 20। फोर्स कितना है 25, 50 और 100। दिख रहा रिलेशन, मास 2 गुना फोर्स 2 गुना, है ना। ठीक, अब इसको जब आप प्लॉट करोगे ग्राफ पे तो सेम ग्राफ बनेगा। ये भी फोर्स न्यूटन में और ये हो जाएगा आपका मास किलोग्राम में। ठीक है, ग्राफ जब आप प्लॉट करिएगा एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा और ये स्ट्रेट लाइन पे आप चाहो तो पॉइंट्स भी मार्क्स कर सकते हो और ये पॉइंट आपको सही इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये इस पॉइंट पे ये वैल्यू होंगे। जब आप डाटा रख के देखोगे तो ये पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट आपका 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 25 पे 5, 10 और 20 नोट कर लें, इसे नोट कर लीजिए। एक दो प्रॉब्लम कर ले छोटा छोटा सा। पहला सवाल, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस, व्हाट फोर्स would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg, in a ball of mass 6 किलोग्राम। फटाक से आंसर बताइए तो 5 सेकंड के अंदर 24 न्यूटन चाहिए, करेक्ट जवाब है। क्या कह रहा है कि एक बॉल है जिसका मास कितना है, मास ऑफ बॉल कितना दे रखा है 6 किलोग्राम और इसमें हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो किक करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना आइए पता करें। F इक्वल टू एम ए, देयरफॉर मास कितना है 6 और एक्सेलरेशन कितना चाहिए 4, मतलब 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 24 इन न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है, आगे आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर जिससे पूछेंगे वो बताएगा। नोट कर लिया सबने, ठीक है ना। ये वाला सवाल सबको समझ में आया। चलो अगले सवाल कर ले फटाफट, 2 सवाल और कर लेते हैं। ये टॉपिक कल एप्लीकेशन करेंगे हम लोग इसका। सवाल नंबर 2, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन exerted on an object, exerted on an object of mass 3 kg। फटाक से आंसर बताओ। 4, हाँ सही है। कैसे करना है, कह रहा है कि फोर्स हमें लगाने हैं कितने 12 न्यूटन, ताकि किस मास पे 3 kg वाले मास पे। तो इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, साधारण सा सवाल हो गया। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास, ध्यान रखना है कि यूनिट एसआई में है कि नहीं है, ठीक है। एफ कितना है 12, मास कितना है 3, तो ये हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। एक सवाल और, साफ करें इसे, साफ करें, ठीक है। एक सवाल और फिर देंगे आपको होमवर्क और आपको वो होमवर्क करके आने हैं। लिखिए, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार को चलाना है, मूव करवाना है। इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड।
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द मास ऑफ कार इज, द मास ऑफ कार इज 1500 किलोग्राम। समय लीजिए, बनाइए और बताइए। देखिए इसमें क्या था, कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसमें एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट है। ये कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का हम मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये वेलोसिटी एक्वायर करती है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, 10 सेकंड में। मतलब गाड़ी कार रुकी हुई है और उसे आपको धक्का देना है, आपने 10 सेकंड तक उस पर फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी 0 से 30 हो गई। मतलब एक्सेलरेशन आपने प्रोड्यूस किया है कितना, पता है ना, ये बराबर v माइनस यू बाय टी। v कितना, 30 माइनस 0 बाय टी, टी कितना 10, ये 3 आया ना सर, बस हो गया। एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब आपसे पूछ रहा है फोर्स कितना लगा है, कितना आपने पुल किया, फोर्स किया, तो फोर्स बराबर क्या होता है m में, m कितना 1500 और a कितना 3, तो 4500 न्यूटन आपने फोर्स लगाया होगा इसे मूव करवाने के लिए। क्लियर है? तो और कुछ 4-5 प्रॉब्लम हम लोग कल करेंगे, कल इसके प्रॉब्लम और एप्लीकेशन होगा। ठीक है, सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन समझेंगे हम लोग। होमवर्क आप लोगों का रहेगा, मोमेंटम वाला टॉपिक आपको करके आना है कल। ठीक है, पेज नंबर एहसान अगर सबके पास है तो मोमेंटम वाला जो टॉपिक है पेज नंबर शायद 55 है न्यू बुक का, 55 टू कुछ ऑब्जेक्टिव्स है और कुछ सब्जेक्टिव्स है। क्वेश्चन आंसर जो लिखने वाले होंगे उसे मन में कर लेना है। 55 टू 57 मोमेंटम वाला टॉपिक का समझ पाए। ये देखो ना, मोमेंटम वाला जो टॉपिक का है ना, अभी लॉ सेकंड लॉ वाला टॉपिक का नहीं दे रहा आपको, मोमेंटम वाला जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ उसमें क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कुछ सारे एमसीक्यू है, कुछ सब्जेक्टिव्स हैं, तो हर क्वेश्चन को पढ़ना है। जिसके आंसर नहीं होंगे वो हमसे पूछेंगे, कल इसके डॉट्स भी करवाएंगे। क्लियर है? ठीक है, इतना करके आइए, मिलते हैं कल हम लोग फिर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।